तो पिछले से शनिवार तो हम नहीं मिले थे। उसके पहले शनिवार हमने देखा था कि जो वाद विवाद की एक प्रपोजिशन होता है और उसको रीजन करके इधर यू एक्सेप्ट और यू रिजेक्ट दैट। तो वो फॉर्मेट का हमने एक इंटरेक्शन देखा था जिसमें चाणक्य जो है वो ऑफिसर्स की नियुक्ति कैसे हो, कैसे लोगों को आप ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स के तौर पर नियुक्त करें, इसकी चर्चा कर रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि अच्छा पराशर ये कहते हैं परंतु पिशुन उनसे सहमत नहीं होते क्योंकि XYZ। फिर वो कहते हैं और पिशुन कहते हैं पर ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर भारद्वाज जो है वो पिशुन से सहमत नहीं होते क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, जो भी ठीक है। तो वो वैसा फॉर्मेट हमने देखा था। और तब फिर कौटिल्य ने कहा था, उनकी जब बात आई थी तो उन्होंने कहा था देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि किन टॉपिक्स पे बात हो रही थी, क्योंकि किस टाइप के क्वालिटीज की वो लोग बात कर रहे थे कि क्या राजा का सह अध्यायी हो जो उनके साथ पढ़ा हो उनको मिनिस्टर बनाओ, कोई ये कह रहा था। अच्छा, अब जस्ट स्टडिंग विद द किंग इज नॉट इनफ टू बिकम और नॉट बिकम अ किंग, टू बिकम ऑफिशियल, राइट। कोई क्योंकि राजा के जैसे उसकी जो रुचियां है, जो वाइजेस है या इंडल्जेंसेस है वो राजा के जैसे हो तो वो एक दूसरे का सीक्रेट जानेंगे। नाउ क्या ये कारण सफिशिएंट है किसी को आप ऑफिसर बनाओ या ना बनाओ। सिमिलरली कुछ ये था कि भाई लॉयल हो, आपके लिए वो जान देने को तैयार हो, आपके लिए वो अपने प्राण देने तैयार हो। तो क्या वो एक बात इज इनफ टू डिसाइड वेदर अ पर्सन कैन बी ऑफिशियल और नॉट, राइट। तो उस बेसिस पे आप किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते और उस बेसिस पे किसी को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। दोज आर पेरिफेरल इश्यूज टू माय माइंड, राइट। और कौटिल्य यही कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो देश काल पर डिपेंड करेंगी। आप किन्हीं को भी जैसे अवसर उपस्थित हुआ हो आप इनमें से किसी को भी रख सकते हैं, परंतु किसी को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके साथ आप मंत्रणा करने वाले हो, जिसके साथ डेलिब्रेशन करने वाले हो, उनको इस तरीके से आप नियुक्त नहीं कर सकते। एंड ही स्टॉप्स देयर, ठीक है। बट ही सेड ये सारी जो बातें हुई हैं इससे आप ऑफिशियल्स या इसमें से कोई भी जो आप कह रहे हो वो ऑफिसर तो बन ही सकता है। देयर इज नो आउटराइट रीजन टू रिजेक्ट अ पर्सन फॉर द रीजंस मेंशन्ड अबव। तो वो अवसर उपस्थित हो वैसे करना है। और अब जो अगला हम चैप्टर देखेंगे उसमें ही एक्चुअली गोज डाउन टू द डिटेल्स ऑफ सेइंग कि आप जब कोई मंत्री को नियुक्त करते हो तो आपको कैसे गुण धर्म उस मंत्री में देखने चाहिए। एंड नाउ व्हाट ही स्टार्ट्स लिस्टिंग आर एक्चुअली द मोर इंटरनल इनहेरेंट क्वालिटीज दैट ही इज नाउ टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये अच्छा इसके साथ पढ़े, अब प्राण देने को तैयार हो, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स मैटर, right, but they are not enough, they are not sufficient conditions for a niyukti and nor are they sufficient conditions for a rejection, ठीक है। तो यहाँ से शुरू, यहाँ पर we had left, तो हम पढ़ेंगे। और मैंने आपको ना वो एक नया लिंक भेजा है क्योंकि उसमें जो प्रिंट है वो ज्यादा क्लियर है। वो हम जो पुराना जो दूसरा पुस्तक का हम उपयोग कर रहे थे उसमें प्रिंट आगे चल के ना थोड़ा सा एकदम डल होते जा रहा है और कुछ पेजेस भी उसके मिसिंग है। तो वील यूज दिस टू रीड थ्रू एंड ऑफ कोर्स हम जो डिस्कशंस करेंगे, जो स्लाइड है वो तो है ही, ठीक है। ओके, तो कहां पर थे हम, एक सेकेंड। हमने 8वां अध्याय किया था, अब हम 9वें अध्याय में हैं। सो दिस इज ऑन पेज नंबर 33। 9वां अध्याय 5वां प्रकरण ऐसे उसमें दिया हुआ है। सो वी आर ऑन पेज नंबर 33। मंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति। So how do you select, how do you appoint ministers and how do you appoint your पुरोहित, क्योंकि आपके पुरोहित भी उतने ही आवश्यक होते हैं। एक्चुअली जब हमने ये जो देखा डिस्कशन की कैसे मंत्रियों की नियुक्ति हो, उसके पहले का जो चैप्टर था जिसमें हमने देखा था कि राजा जो है उसको अपने षड रिपुओं पर विजय पानी चाहिए, है ना, कि वो जो षड रिपु है, जो षड रिपु है, जो काम क्रोध लोभ मोह वाले, उनको त्याग देना चाहिए और वो अपने मर्यादा में रहे, इसके लिए अमात्य और पुरोहित दोनों की आवश्यकता होती है।
अमात्य और पुरोहित जो है वो राजा को मर्यादा में रखते हैं, ये हमने देखा था। फिर वहां से अमात्यों की कैसे नियुक्ति हो, पुरोहितों की कैसे नियुक्ति हो, वो चैप्टर की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हमने एक 8वें चैप्टर में ऑलरेडी देखा, अब 9वें में हम। तो यहाँ वो कहते हैं जानपदो अभिजातः स्ववग्रह कृत शिल्प चक्षुमान प्राज्ञो धारयिष्णु दक्ष। अच्छा, जानपदों का अर्थ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानपद मतलब आपके ही जनपद का वो हो। आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहे हो, आप मंत्री की नियुक्ति कर रहे हो, तो सबसे पहली बात वो उसी राष्ट्र, उसी देश का हो, ये अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कोई इटली से आ जाए और हमारे मंत्री बन जाए, ये नहीं चल सकता। एंड इंटरेस्टिंगली बहुत सारे देशों में ये एक्चुअली एक रूल होता है दैट यू हैव टू बी बॉर्न इन दैट प्लेस, क्योंकि तभी ही आपकी लॉयल्टी, आपका अटैचमेंट, आपकी समझ फॉर द लोकल कॉन्स्ट्रक्ट्स विल बी अ लॉट बेटर, राइट। इसलिए उसी जानपद का हो, जनपद मतलब स्टेट, जो टेरिटरी है, जो राज्य है, और जानपद मतलब उस टेरिटरी का जो हो, जो उस जगह पर जिसका जन्म हुआ हो, जो वहां का सिटीजन हो। ठीक है, तो जानपदो अभिजातः मतलब अच्छे कुल का हो, अच्छे परिवार का हो। अपनी पहचान जो है वो अपने परिवार से भी होती है। और अगर आप उस समय देखो तो जैसे ईस्टर्न कल्चर में देखा जाता है शेम, ऑनर ऑफ द फैमिली, यू कैन नॉट डिसऑनर द फैमिली, दैट इज अ ह्यूज थिंग, कि आपके परिवार का, आपके कुल का नाम रखना बहुत आवश्यक होता है। और क्योंकि कुल का नाम है, दैट इटसेल्फ रिस्ट्रेन्स पीपल फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ लाइन। जो परंपरा है वो करेंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो कुल मर्यादा के विपरीत है। सो दैट यूज्ड टू बी अ बिग क्राइटेरिया। और यहाँ पर भी वो कहते हैं कि कौन से परिवार से उनका जन्म है, उनका लिनिएज क्या है, लिनिएज से ज्यादा वो अच्छे परिवार के। एंड ही इज नॉट स्पेसिफाइंग कि कैसा परिवार हो, कि कोई कास्ट स्पेसिफिक परिवार हो, नहीं। अभिजात हो, अच्छे कुल का हो, अच्छे परिवार का हो, वो परिवार का जो रेपुटेशन है वो अच्छा हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्ववग्रह मतलब सुअवग्रह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका अर्थ है जिसको आप कंट्रोल में रख सको। ठीक है, ऐसे लोग हो ना जो बहुत ही ज्यादा रेबेलियस हो, बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं है कि वो लोग बुरे होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि when you are in a position of responsibility, you have to be extremely careful about how you behave. आप हर चीज में रेबेल और रिवॉल्ट नहीं कर सकते, आपको उस मर्यादा में रहना आवश्यक है। और इसीलिए आप देखो, आर्मीज जो होती है, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, उसमें डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड वहां पर ये जो बात है ना, स्ववग्रह, यू हैव टू बी समबडी हु कैन बी कंट्रोल्ड, हु कैन बी रिस्ट्रेन्ड। ऐसे नहीं कि आप स्वच्छंद के जैसे बिहेव करो, कैसे भी बिहेव करो, सही हो या गलत, यू स्टिल हैव टू मेंटेन द मर्यादा ऑफ द प्लेस एंड द पोजीशन। तो इसीलिए वो सुअवग्रह या स्ववग्रह, ये आवश्यक क्वालिटी है जब आप मिनिस्ट्री की बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, या आर्म फोर्सेस की बात करो। आप देखोगे ना, तो कई लोग ऐसे होंगे। आई रिमेंबर दिस चैट विद अ फ्रेंड. This friend of mine used to be very I won't say hot headed, but हमेशा हर चीज को क्वेश्चन करेंगे, he will have a view on everything वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत सारी बार आर्मी की परीक्षा दी थी, पर he would clear the written and all that, परंतु जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है ना, जो there is a way to do it, उसमें रह जाता था। एंड देन दिस इज वेयर सम ऑफ इट कम्स कि नहीं, आपका वो लोग ये चेक करते हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट हाउ मच विल यू obey the rules even if you may actually not agree with it. फिर भी at that point, क्योंकि वो सिस्टम बना रहे, आपको करना चाहिए, करना पड़ता है। ठीक है, विद इन दैट सिस्टम आप अपना आवाज भी रेस करो, डजंट मैटर, पर उतने हद तक नहीं कि आप सिस्टम को तोड़ दो। जो चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है, उसको तोड़कर आप तहस नहस कर दो। ऐसा रेबेलियस होना ठीक नहीं है। तो इसलिए हैविंग दैट मेंटालिटी कि आप थोड़े नम्र रहो, थोड़े मेलो रहो, कंट्रोल में रह सको, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वेयर द स्ववग्रह इज कमिंग फ्रॉम। कृत शिल्प, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप क्लेम करते हो कि अपना स्किल है, वो आप में हो। यू मस्ट बी स्किलफुल इन समथिंग। अगर आप वाणिज्य हो तो फिनेंस, ट्रेड। अगर आप शिल्पकार हो
तो आपका जो स्किल सेट है उस हिसाब से, अगर आप नीति में हो तो नीति शास्त्र की आपको कितनी समझ है, वो सारा. सो बेसिकली व्हाट यू क्लेम इज योर स्किल. कृत शिल्प, बेसिकली यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन सम चोजन फील्ड. चक्षुमान, चक्षुमान का अर्थ, चक्षु हमने देखा था टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है. तो चक्षुमान का अर्थ ये भी होता है कि वन हु हैज फोरसाइट. चक्षुमान का अर्थ ये भी होता है कि नीति शास्त्र धर्म शास्त्र को जो ढंग से समझता है, ठीक है. तो नीति का ज्ञान जैसे हो, क्योंकि अगर नीति का ज्ञान होगा तो ही आपको फोरसाइट होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी बहुत समझ आ पाएगी, विजन होगा थोड़ा. प्राज्ञ, प्राज्ञ प्रज्ञा, इंटेलिजेंस. धारयिष्णु, पेशेंस, धैर्य, मेंटल फोर्टिट्यूड, कि अच्छा लगे रहना है, पेशेंस है, आप ढंग से सोच समझकर कोई भी कार्य करते हो, ऐसे नहीं कि इंपल्सिवली कर दिया, वो पेशेंस आप में है. दक्ष, दक्ष स्किलफुल, सिर्फ सोच सोच के ऐसे नहीं, जब आप इंप्लीमेंट करते हो तब भी आप कर पाओ, तो दक्ष स्किलफुल. फिर है वाग्मी, वाग्मी प्रगल्भ, वाग्मी मतलब वेरी इलोक्वेंट, बोलने में जो बहुत अच्छा हो. प्रगल्भ, जो बहुत स्मार्ट हो, बहुत विटी हो, बहुत बोल्ड भी कह सकते हैं, बट वो जो बहुत स्मार्ट और विटी हो बोलने में, वेरी हाजिर जवाबी जिसकी बात करते हैं ना वो. प्रतिपत्तिमान, प्रतिपत्तिमान का अर्थ है जो वन हु हैज प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगेन कि उस समय उस पोजीशन पे, उस आप ऐसी स्थिति में फंस गए हो तो उसमें से आप कैसे बाहर निकलो, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. फिर उत्साह प्रभव युक्त, उत्साह प्रभव युक्त मतलब you have that determination to keep on going, you have that fortitude to keep on going, that you have hope. और प्रभाव मतलब वो influence and power, mental strength and power and enthusiasm, कि आप you keep going. especially अगर आप किसी आपदा में पड़े हो, कोई संकट में हम पड़े हो, उस परिस्थिति में हम उत्साह पूर्वक नेगेटिव सोचे बिना पॉजिटिवली अपने मेंटल स्ट्रेंथ से लगे रहे, होल्ड ऑन करते रहे उस परिस्थिति में, दैट इज उत्साह प्रभवयुक्त. क्लेश सह, क्लेश सह मतलब अगेन ऐसी कोई आपदा पड़ गई, क्लेश आप पर आ गया, कोई कष्ट आप पर आ गया, क्लेश सह जो उस क्लेश को सहन कर सकता है, बेसिकली जो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है. आज भी हम देखें तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पेशली हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो स्ट्रेस कोई भी आप जॉब में हो, प्रोफेशनल में हो, वो होता ही है. और अगर स्ट्रेस मैनेज करना हम नहीं सीखे तो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, हमारा फेवरेट से फेवरेट क्यों ना हो, हॉबी भी हमारा प्रोफेशन बन गया हो क्यों ना हो, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितनी सारी चीजें आती है ना, कितनी सारी अनसर्टेनिटीज होती है, एंड उन सब में से हमें पसार होना पड़ता है. सो हैविंग दैट काइंड ऑफ being able to take that stress, being able to live through those conflict times, confusion times, that is क्लेश सह. शुचि, शुचि जो ऑनेस्ट हो, वैसे शुचि का अर्थ साफ सुथरा भी होता है, बट यहाँ साफ सुथरे कैरेक्टर की बात हो रही है. मैत्रो, हु इज वेरी फ्रेंडली, हु आपको अच्छा लगे, जो मनुष्य है ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत एकोमोडेटिंग है. दृढ़ भक्ति, डेडिकेटेड है, राज्य को, राजा को डेडिकेटेड है, वो भी आवश्यक है. फिर क्या है, शील बल आरोग्य संयुक्त, शील बल आरोग्य, शील इज अ गुड कैरेक्टर, बल इज फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों आवश्यक है, और आरोग्य हेल्थ, स्वास्थ्य तो सबसे पहले है. आपका स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो आपको, आपका स्वास्थ्य अगर साथ नहीं देगा तो हम कार्य करेंगे कैसे. तो कैरेक्टर भी अच्छा हो, बल भी हो, फिजिकल और मेंटल, और क्या आरोग्य सेहत भी हो, वैसा उसका व्यक्तित्व हो. स्तंभ चापल्य वर्जित, स्तंभ, स्तंभ मतलब ऐसे दम्भ, ठीक है, ऐसे आप एकदम क्या कहें, यू कहा ऐसे दम्भ, एकदम कुछ, या आप हिल ना पाओ, द मोमेंटम टू नॉट मूव इज वेरी हाई. चापल्य, हु इज वेरी फिकल माइंडेड, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, एक तो ऐसा जो हिल ही ना पाए, और दूसरा ऐसा जो हिलता रहे, और हम मेंटल इसकी बात करें, ठीक है, तो वो दोनों ही ना हो मनुष्य में. संप्रिय, संप्रिय मतलब आपको, आप अगर किसी के साथ हो तो अच्छा लगे, है ना, कि आपका प्रेजेंस आह्लाददायक हो, आपका जो अपना, जो उस मनुष्य का जो मिनिस्टर जिसको आप कर रहे हो, आपको उसके साथ अच्छा लगना चाहिए, वैसी उसकी पर्सनालिटी हो. और वैराणाम अकर्ता, वैराणाम अकर्ता अमात्य संपतः,
वैराणाम अकर्ता, ऐसी पर्सनालिटी ना हो। किसी किसी लोगों की आप पर्सनालिटी देखोगे ना तो दे आर सो एसर्बिक, दे आर सो एसिडिक इन नेचर, इतने बिटर होते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हो ना फिर भी आपको वो लोग पसंद ही नहीं आते, क्योंकि बात बात पे व्यंग कसेंगे, बात बात पे ऐसी व्यक्तित्व ऐसा है कि किसी का अच्छा नहीं बोलेंगे, नेगेटिविटी से भरपूर। पॉसिबल है कि वो लोग सही भी बोलते हो, बट वो जो नेचर ही इनहेरेंटली ऐसा है कि वैराणाम, वैरी, आपको चाहिए कि भाई नहीं चाहिए, वो आपको एजिटेट कर दे, ऐसी व्यक्तित्व होता है। तो ऐसा ना हो, वैराणाम अकर्ता, whose personality is such कि आपको वो दूर ना भगाए, आपको वैरी ना बना दे, एनिमोसिटी जो ना उत्पन्न करे, समप्रिय हो, जो आपको अच्छा लगे ऐसा हो, क्योंकि आप अपने काउंसिल की बात कर रहे हो, है ना, आपके साथ ये मिनिस्टर्स रहने वाले हैं, तो उनकी ये पर्सनालिटी की बात। ओके, तो आई होप दिस वाज क्लियर। मे बी आई विल जस्ट क्विकली, मैं स्लाइड दिखाती हूँ तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, उन्होंने 20 कैरेक्टर्स की बात करी है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, कौन सी बात कर रहे हैं वो लोग, चाणक्य कौन सी बात कर रहे हैं। जानपदो, जो आपके जनपद में जन्मा हो, अभिजात, अच्छे कुल का हो, अच्छे परिवार से हो, स्वग्रह, जो कंट्रोल में रह सके, ओबे कर सके ऑर्डर्स, हर बार लड़ाई करने पे तुल पड़े, हर बार रिबेल करे, ऐसे नहीं। कृत शिल्प, जो भी ट्रेड स्किल जो भी हो उसमें उसकी एक्सपर्टीज हो। चक्षुमान, फोरसाइट हो या नीति की समझ हो। प्राज्ञ, अक्कल वाला हो, प्रज्ञावान हो। धारयिष्णु, हैविंग प्रिजर्व, हैविंग पेशेंस, रेक्टिट्यूड, गोइंग ऑन एंड ऑन, वो हो। दक्ष, स्किलफुल, इम्प्लीमेंट करने का कौशल्य हो। वाग्मी, बोलने में अच्छा हो। प्रगल्भ, बोल्ड, एडवेंचरस, स्मार्ट, ये सब उसमें आ गया। प्रतिपत्तिमान, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी जिसमें हो। उत्साह प्रभाव युक्त, जो हमने कहा था, एंथुजियाज्म और स्ट्रेंथ दोनों हो उसमें। क्लेश सह, being able to tolerate stress, being able to manage stress, able to manage troubles. Shuchi, upright, honest. Maitra, friendly. दृढ़ भक्ति, डिवोटेड, लॉयल हो आपको। शील बल, आरोग्य संयुक्त, जो हमारी बात हुई। स्तंभ चापल्य वर्जित, संप्रिय, लाइकेबल। वैराणाम अकर्ता, डज नॉट एक्साइट यू, डज नॉट एजिटेट यू। ठीक है, अच्छा अभी इसमें से वो कहते हैं कि सब में ये सारी क्वालिटीज हो, ये तो आवश्यक नहीं है। आपका प्रयत्न होना चाहिए कि अधिकतर जो आपके मिनिस्टर्स हो उसमें ये हो, पर ऐसे लोग जिसमें से जिनको इसमें से 1/3 ना हो, वो मध्यम कहे जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे 1/4 गुण जिसमें ना हो और हाफ गुण जिसमें ना हो, वो भी चलेगा। तो देयर विल बी लेवल्स, लाइक टॉप, मिडिल एंड द लोअर मोस्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंगली उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उनको अपना अपना काम दोगे। दिस इज व्हाट चाणक्य से। ठीक है, जो सब जिनमें ये सारे गुण है वो तो अब आपका इमीडिएट कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसको कहते हैं वैसे आप बनाओगे, फिर पर देयर स्किल आप उनको अलग अलग पोजीशंस पे नियुक्त करते जाओगे, ऐसे ही से। अच्छा, अब ये कह देना तो बहुत आसान है कि आप इस तरीके से नियुक्त कर दो, परंतु ये जो क्वालिटीज हैं आप टेस्ट कैसे करोगे, एग्जाम तो है नहीं, है ना। और हमने तभी भी देखा था कि एक तो इंटेलिजेंस एक चीज है, परंतु आप पर्सनालिटी टेस्ट कैसे करो। ऐसा तो था नहीं कि अभी जैसे हमारी MBTI वगैरह वगैरह है तो सेल्फ टेस्टेड साइकोलॉजिकल एग्जाम्स, पर्सनालिटी टेस्ट, ऐसे तो नहीं था। तो कैसे करो, तो वो भी चाणक्य अपने को बताते हैं कि व्हाट इज द वे टू एक्चुअली टेस्ट समवन पीपल। आपको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन सबको? ओके, तो आप कैसे पता करें इन क्वालिटीज को, कैसे पता करें? तो उसके लिए कहते हैं चाणक्य कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ है, कि वो आपके जनपद के हैं कि नहीं, स्वभाव कैसा है, ओबे कर सकते हैं कि नहीं, कैसा परिवार है, कहाँ से है, वो कैसे करो। आप्त तह, आप्त तह जो है ना, दैट इज अ फिफ्थ केस, फ्रॉम आप्त। आप्त मतलब जो उनके करीबी हो, जो उनके रिलेटिव्स हो, भाई, परिवार के जन हो, जो उनके मित्र गण हो, उनसे आप पता कर सकते हो
कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो कैसे परिवार से है, और उनका स्वभाव कि उसको आप ओबे कर सके, कंट्रोल कर सके कि नहीं, ये है। वो उनके आप्त, जो आप्त जन जिसे हम कहते हैं, किथ एंड किन, उनसे आप पता करो। फिर कृत शिल्प और चक्षुमान, क्या उसमें फोरसाइट है, स्किल है, समझ है, वो कैसे आप पता करो। तो उसके लिए जो उस स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स हो, समान विधेभ्य, जो जिन्होंने सिमिलर किस्म का एजुकेशन लिया हो, सिमिलर किस्म की पढ़ाई करी हो, सिमिलर किस्म की विद्या ग्रहण करी हो, उन लोगों से आप पता कराओगे कि इस मनुष्य में जो वो क्लेम कर रहे हैं वो है कि नहीं। हम लोग जो बैकग्राउंड चेक आज भी अगर हम देखें तो कंपनीज बैकग्राउंड चेक कराती है, रेफरेंस कराती है ना। दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये वैसे ही है कि वो पता कर रहे हैं। एक तो अच्छा ठीक है, आपका आप जो कह रहे हो वो कह रहे हो, बट दैट इज नॉट इनफ। आपके साथ जो लोग हैं, जहां आपने पहले काम किया था, आपको यहाँ पे वो नहीं है, बट बेसिकली वो रेफरेंस जो लोग आपके साथ है, जो आपके साथ खड़े हो, जो उस फील्ड के हो, उससे वो पता करने को कह रहे हैं कि आप पता करो ये सब क्वालिटीज उसमें है कि नहीं। फिर अच्छा, उसमें समझ है कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं, स्किलफुल है कि नहीं। अच्छा, ये जो है, ये जो बात है, वो तो जब तक कोई काम शुरू ना हो तब तक आप एक्चुअली पता नहीं कर सकते। एक प्रूफ तो है जो पहले का काम है, उन्होंने पहले जो कभी कुछ काम किया हो उससे प्रूव हो सकता है। पर अगर आपको नहीं मालूम, तब तो वंस द वर्क स्टार्ट्स, इनिशियली यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कर्म आरंभेषु। कोई कार्य उनको दिया जाए जब, और वो कार्य वो कैसे कर रहे हैं, उससे उनमें कितना पेशेंस है, इंटेलिजेंस कितने हैं, स्किलफुल कितने हैं, वो उससे पता चलेगा। तो यू हैव टू एक्चुअली, वो हम कहते हैं ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब इवैल्यूएशन, ये वैसी बात है कि अगर आपको ये समझना हो कि एक्चुअली वो करने में, इम्प्लीमेंट करने में कितने अच्छे हैं, वो तो ऑन द जॉब ही हो सकता है, या तो पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकता है। बट अगर वो फ्रेशर है, नहीं है, तो वो ऑन द जॉब होगा। यू हैव टू ट्राई इट आउट, ठीक है। ये फिर वो बोलने की कुशलता कैसी है, जो हमने कहा था वाग्मी प्रगल्भ प्रपत्तिमान, ये कैसे है। तो उनके साथ जब आप बातचीत करो, जैसे आज अगर हम देखें, ठीक है, मैं कंसल्टिंग में हूँ, तो कोई मनुष्य प्रेजेंटेशन में कितना अच्छा है वो तभी होगा जब क्लाइंट एक्सपोजर मिलेगा और क्लाइंट के सामने भी प्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, या तो वो क्लाइंट के सामने हो या टीम मीटिंग्स में हो, पर उस समय वो मनुष्य, वो पात्र जो है, वो कितना समझदार है, कितना अच्छे से बोल पाता है कि नहीं, अपने विचारों को कैसे कन्वे कर पाता है कि नहीं, वो कब होगा, कथा योगेशु, व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन, जब वैसे कॉन्वर्सेशन हो, तो यू क्रिएट दो सिचुएशन जहां पे इस किस्म के संवाद आप उस पात्र से करो, उससे आपको ये गुणों का पता चलेगा। फिर उत्साह प्रभाव युक्त, अच्छा, बोलने में तो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वाणी से तो बहुत ही अच्छे होते हैं। कहते हैं ना कि मनोवाचा काया, कि मन मन एक चीज है, पर बोलने में वाक से बहुत अच्छे होते हैं। पर जरूरी नहीं कि मन में भी वैसे और कर्म में भी वैसे हो। तो मन, वाक और कर्म, इसमें संतुलन, एक समानता, समन्वय है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि ये जो उत्साह की जो बात है ना, उत्साह और मेंटल स्ट्रेंथ, ये तो तभी पता चलेगा जब वो किसी कैलामिटी, किसी आपदा में पड़े। तो जब ऐसी कोई आपदा की सिचुएशन आती है, या फिर आप वैसी सिचुएशन क्रिएट करो उनको टेस्ट करने के लिए, जो हम आगे देखेंगे, उस परिस्थिति में उनका रिएक्शन, उनका व्यवहार कैसा है, उससे आप पता कर पाओगे कि उत्साह और प्रभाव कैसा है, वो पेशेंस है कि नहीं, वो एंथुजियाज्म है कि नहीं। अगर तब हाथ खड़े कर दिए, तब तो क्या, जब आपदा आई तब आप अगर हाथ खड़े करके बोलो मुझसे नहीं होगा, तो क्या फायदा, ठीक है। तो वो आपदा में ही पता चलेगा। अच्छा, इसमें आपदी लिखा है, आपदी क्यों, क्योंकि आपद इज द वर्ड जिसमें एंडिंग इन हाफ द, और उसका सेवेंथ लोकेटिव केस, तो लोकेटिव केस में वो आपदी बन जाता है, इन आपदा, इन आपद बेसिकली, ठीक है, इसलिए वो ऐसा है। क्लेश सह, बेसिकली उत्साह प्रभाव युक्त और क्लेश सह, वो टॉलरेंस है कि नहीं टू टेक दिस स्ट्रेस, वो कैसे पता चलेगा, जब आप एक्चुअली उस परिस्थिति में रहो। फिर शुचि, वो ऑनेस्ट है कि नहीं, फ्रेंडली है कि नहीं, दूसरों को कंसिडर करते हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। औरों के साथ उनकी डीलिंग कैसी रही है, जिनके साथ, इट कुड बी अ ट्रांजैक्शनल डीलिंग, इट कुड बी डीलिंग्स विद हिज ओन पीपल, वो कैसी रही है, उससे आपको पता चलेगा ऑनेस्टी कैसी है।
है ना, लॉयल कितना है, डिवोशन कितना है कोई भी कार्य करने में, कोई भी सिस्टम जिसके वो पार्ट है, भाग है, उनमें कितना डिवोशन है, वो आपको उनसे पता चलेगा। सम व्यवहारात, बेसिकली जिनके साथ वो म्यूचुअल डीलिंग्स हुई हो, उससे आपको पता चलेगा। फिर शील बल आरोग्य संयुक्त, कैरेक्टर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, और स्तंभ चापल्य वर्जित, फिकल माइंडेड नहीं है ना, आलसी स्तंभित ऐसा नहीं है ना, एकदम हॉटी घमंडी ऐसे नहीं है ना, वो कैसे पता चलेगा? समवासीभ्यः, जिनके साथ वो रहते हैं। अच्छा, इसमें आप देखो आप्ततः और समवासीभ्यः, समवासी और आप्त, इसमें वो फर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जन्मा कहाँ है, उसका मेन स्वभाव थोड़ा बहुत कि भाई कंट्रोल कर सके ना कर सके, वो कैसा है, वो तो आपको ये भी बता सकते हैं जो आपके साथ रहे ना हो, आपको जानते हो केवल, उससे भी आपको ये समझ आ सकती है। परंतु आप रोज में कैसे हो, आपका एवरीडे कैरेक्टर कैसा है, आपका आरोग्य कैसा रहता है, आप फिकल माइंडेड हो कि नहीं, ये सब तो जब आप जिसके साथ रहते हो ना, उसी से पता चल सकता है, जिसके साथ आप रोज रह पा रहे हो। क्योंकि औरों के साथ तो आप थोड़ा बहुत नाटक करना पॉसिबल है, यू कैन लिव अ सेकंड लाइफ, पर जब आप अपने घर पे कैसे रह रहे हो, उससे कुछ कुछ चीजों का पता चलता है। इसलिए आप्ततः, आप्त वो एक बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन चीजों जो है फिकल माइंडेडनेस और ये शील कैरेक्टर, इसके लिए जो उनके साथ जो लोग रहते हैं, समवासी, सह सम है साथ में, वासी मतलब रहना, वास, वो उनसे आप पता कर सकते हो। फिर समप्रिय, समप्रिय और वैराणाम करता, वो एजिटेट करती है कि नहीं, एनिमोसिटी नहीं कराते, पर्सनालिटी कैसी है, इज इट अ लाइकेबल पर्सनालिटी, इज इट एन एफेबल पर्सनालिटी, तो वो आप कैसे करोगे, वो कहते हो कि वो बहुत ही इंडिविजुअल केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई मनुष्य के साथ में एकदम क्लिक करूं और मुझे वो बहुत अच्छा लगे, बहुत प्रिय लगे, आप जब उनसे मिले तो आपको वो व्यक्ति बिल्कुल ना अच्छा लगे, ठीक है, तो वो कई बार इंडिविजुअल केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो क्लिक होती है कि नहीं। तो चाणक्य कहते हैं कि वो पार्ट जो है ना, वो तो प्रत्यक्षतः आप स्वयं राजा जो है, वो स्वयं मिलकर ही पता कर सकते हैं कि आपको वो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। और मनन, आई थिंक पिछले बार आपने ये कहा था, है ना, तो मनन ने मुझे पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज करा था और फिर बात करी थी कि अरे बहुत सारी चीजें हैं, आपका ट्यूनिंग है कि नहीं राजा के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार जो हमने कहा था, तो उनको ऐसे लग रहा था कि दोज क्वालिटीज वर नॉट इनफ टू जज अ मिनिस्टर एंड नॉट जज अ मिनिस्टर। तो मैंने कहा था रुको रुको, वो चाणक्य आएंगे उस पर। तो बेसिकली इज कम टू इट। तो आर यू सेटिस्फाइड नाउ मनन? उन्होंने सोचा एकदम। यस, नहीं नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा क्लिक हो गया, हाँ ठीक है, नाउ इट्स सेट। So before I move ahead, any other thoughts और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, आप। Yes, so a lot of relevance. आज भी I think we drive from that source rather than we say कि हम भी ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें वैसा बताया गया था. So all of the reference check and peer review and manager का feedback, वो सब तो दिख ही रहा है इसमें. What I really liked is this one, which is Raja should himself meet and get the vibe, get the feel. A lot of times you see lazy leaders saying, तुमने देख लिया, तुमने बात कर ली, हो गया. So this is to eliminate that kind of laziness, कि किसी और पे इतना भी trust मत करो. You also spend some time if it is a really important hiring that you're doing. ये लगा मुझे. very well noticed. आप ये चीजों को आउटसोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपके इतने क्लोज कोई हो. इसलिए आप देखो अभी भी एचआर में वो लोग सीवी तो चलो आउटसोर्स कर सकते हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, पर जो लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज जो होते हैं, जो स्पेशली लीडरशिप पोजीशंस के लिए, वो तो स्वयं कंपनीज ही करती है. और एक जन से नहीं, वो 7-8 राउंड्स होते हैं. कुछ कुछ राउंड्स तो केवल गप्पे के राउंड होते हैं, वो एग्जैक्टली वो लास्ट चीजें देखने के लिए होती है कि समप्रिय वो डायनामिक्स कैसा है. क्योंकि एक लेवल के बाद आप 15 साल काम करा हो तो स्किल तो आप में है ही, यू विल फाइंड योर वे, यू विल मैनेज स्ट्रेस, ये सारा तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई काम कर पाओगे कि नहीं ये तो अर्थ ही नहीं, ये तो आप कर ही पाओगे. पर उस जो आपका यूनिट है, जो सिस्टम जिसके लिए जो कंपनी है,
उसके कल्चर में आप फिट बैठोगे कि नहीं, वहां के लोगों के साथ आप घुल मिल पाओगे कि नहीं। उसके लिए कई सेशंस ऐसे लिटरली गप्पा सेशंस होते हैं, स्पेशली एट द सीनियर पोजीशन, जस्ट टू चिट चैट, जस्ट टू गेट टू नो यू, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। जी आभा जी, आपको कुछ और कहना है? Sorry, nahi, I forgot to put my hand down. Thanks. अच्छा, ओके। हाँ, तो प्रदीप जी कह रहे हैं दिस इज डिटेल्ड एंड एलैबोरेट, डिटेल्स आर टू डीप एंड नीड सिवियर डेलिबरेशन टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स, सो दिस शोज ना कि उन्होंने कितना सोचा है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हर एक एस्पेक्ट पर कितना ढंग से सोचा है। हम जब ये तैयार करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो चलो एक चीज है वेर यू लिस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, बट यू ऑल्सो हैव अ कैंडिडेट प्रोफाइल। तो इसमें तो 20 चीजें उन्होंने लिस्ट कर रखी है कि, और वो भी पर्सनालिटी रिलेटेड, कि पर्सनालिटी में ऐसे ऐसे ऐसे। सो या वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, गोइंग अहेड। वहां से आगे बढ़ते हैं। हम अभी हैं पेज नंबर, तो पेज नंबर 34 पर ये जो मैंने आपको अभी स्लाइड पे दिखाया ना कि कैसे टेस्ट करो, वो सब उस पे आ जाता है। पूनम जी, आपको कुछ कहना है? आई सी योर हैंड रेज्ड बिफोर आई स्टार्ट। जी अमी जी, ये सब सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ, जो हमने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज आई वर्क इन दैट फील्ड, आजकल ये सब कर ही नहीं रहा कोई भी, टू द एक्सटेंट इट नीड्स टू बी डन, बिकॉज एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड, टेम्प्स। तो उस वजह से जब आप सिर्फ टेम्प्स पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना फुल्ली जिसको बोलते हैं फुल्ली इक्विप्ड आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जब आपका वो कंप्लीट नहीं होती है एम्प्लॉयड लेवल, फिर आप इस बार 4 दिन के लिए इसको बुला लो, 2 घंटे के लिए इसको बुला लो, और क्वालिटी एंड एवरीथिंग सफर्स, क्योंकि आप कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते। That's all. That was my observation on personal. नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, पर इसलिए मैंने देखा है कि कुछ कुछ पोजीशंस कैसी होती है ना, जिसपे जैसे जूनियर लेवल पोजीशंस हो गए, where you know you are going to train and there is really no decision making power, आप कहोगे उतना उनको करना है, and they are low risk situations, low risk positions, right? वो आके काम करेंगे और ना भी ठीक करो तो आप उनको 1 साल बाद निकाल दोगे, doesn't matter। उसमें वो लोग बिल्कुल नहीं देखते। उसका तो उसका प्रोसेस मैंने देखा है कि पूरा ही पूरा आउटसोर्स हो गया अभी, क्योंकि कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं ना एचआर रिक्रूटिंग के भी। परंतु जो सीनियर लेवल पोजीशंस होते हैं उसमें तो अभी भी दे डू क्वाइट अ डिसेंट बैकग्राउंड चेक एज वेल, दे टेक रेफरल्स फ्रॉम योर प्रीवियस कंपनीज। तो ये तो काफी कंपनीज करती हैं। ऑफ कोर्स इट ऑल दिस हैज अ कॉस्ट इम्प्लीकेशन। आज के जमाने में तो सबका काफी इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है, एंड दैट वही हमें लगा कि आजकल कॉस्ट इम्प्लीकेशंस आर कंसीडर्ड topmost, because I worked as a registered nurse agency wise. It worked for me because that was my situation, but to the institution that I'm working for, I used to see कि जो लोग आते हैं temps के basis पर, आज हमें एक hospital में, कल दूसरे में, I have actually been in situations I don't know this place and I have to handle and in that situation ऐसे कई और होंगे, not just nurses, where the life of people is at stake. अब जिसका हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में आप हमें 10 मिनट में बोल दो ये ऐसा हुआ, उसके लिए I may be lacking in many other qualities, but I may be a very इसको यहाँ से पकड़ा तुमने 10 दिन पहले क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, सही बात है। It's become a trade-off now. We have to be more careful than just आजकल लोग एक बच्चन जी की कविता है, शायद आज महंगा है सैया रुपया, whatever, but that was my observation. No, fair enough. आज तो it's become a trade-off between the cost, time implication and how much detail you can get to. क्योंकि हमें भी लोग इतना पैसा इसीलिए देते थे कि लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर मैं आगे देखूं ना, तो वो वहां उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है, not exactly as a trade-off, पर he is saying something very interesting. कार्तिकेय कुछ बहुत अच्छा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं I can find a similarity with judging Vibhishan by Ram and other scenes. बहुत सुंदर कार्तिकेय जी, बहुत ही सुंदर आपने ये एग्जाम्पल दिया है। हाँ, जब विभीषण की भी बात होती है तब
एकदम डिटेल में वो चर्चा करते हैं कि विभीषण को ले या ना ले। और ले ना ले की जो बात हुई है विभीषण की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उनको टेस्ट करो। एक्चुअली हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि वो टेस्ट करने की बात करते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, किस तरीके से टेस्ट करो, उनको किसी काम दे दो, काम के दिए बिना तो आप टेस्ट, वो कर्म आरंभेषु जो हम देख रहे थे कि कर्म के आरंभ किए बिना तो हम पता ही नहीं लगा सकते। कोई कहते हैं नहीं, उनसे बात करके पता करो, उनके हाव भाव देख के पता करो, उससे आप पता करो। पर उसमें भी सुग्रीव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं ये मनुष्य, ये विभीषण जो है, ये आपदा के समय अपने भाई को छोड़कर आया है, और ऐसी परिस्थिति में हम इनको कैसे ले सकते हैं, जो अपने भाई का ना हुआ उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। वो ये बात कहते हैं, और फिर राम वो समझाते हैं कि क्या, क्यों ये परिस्थिति अलग है। तो एनीवेज, ये एक्चुअली ये जो बात है ना कार्तिकेय जी, ये मिनिस्टर्स से ज्यादा जो अगला हम चैप्टर देखेंगे स्पाइस वाला, और अपने और सामने वाले और विरुद्ध में जो राजा है उनके लोगों को कैसे तोड़ ताड़ करके अपने तरफ करे, ये उसमें और ज्यादा एप्लीकेबल होगा। बट हाँ, द डिस्कशन डज गो इनटू हाउ डू यू जज अ पर्सन। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। अच्छा, तो ये बात होगी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके आप नियुक्त, ऐसे ऐसे करके आप टेस्ट करो। फिर आगे वो कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही राजवृत्ति। नाउ एज वी नो, चाणक्य जो है वो एकदम ही प्रैक्टिकल है। वो ये जानते हैं कि हरेक मनुष्य का ये सारा जो गुण है वो स्वयं पता नहीं कर सकते, है ना। राजा अकेले जाके थोड़ी ना सबका ये टेस्ट करते बैठेंगे कि आप जो उनके आप्त जन है उनसे जाके बात करो, समान विधेय है जो उनके साथ वो एक्सपर्टीज जो रखते हैं उनसे जाके बात करो, इनसे बात करो, समवासी उनसे बात करो। ये सारा तो राजा नहीं कर सकते, है ना। तो वो कहते हैं कोई भी राजा के जो काम है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। प्रत्यक्ष मतलब वो स्वयं जो करे, ठीक है। हम इवन जो प्रूफ्स की बात करते हैं कि कोई भी स्थिति के प्रूफ्स कैसे होते हैं, या तो आप प्रत्यक्ष देख पाओ, प्रत्यक्ष देखोगे, जो दर्शन में हम प्रूफ की बात करते हैं तो वो सही है। दूसरा है परोक्ष, इनडायरेक्टली। अगर कहीं पर से मुझे धुआं दिखाई दे रहा है, तो अगर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो आई कैन वेरी वेल इनडायरेक्टली इन्फर कि भाई वहां पर आग लगी होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कैसे होगा? अगर कोई मुझे बताए कि अच्छा इनसे है ना, तो ये जो आप्त जन मुझे कह रहे हैं, मेरे मिनिस्टर्स या मेरे स्पाइस को मैं कहती हूँ कि आप जाके पता करो और मुझे बताओ, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट हो गया, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो या तो डायरेक्ट करो, या तो इनडायरेक्ट वे से करो, या तो अनुमेय। अनुमेय मतलब कि इन्फ्रेंस नहीं, सॉरी, हाँ, इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन अ पास्ट एक्सपीरियंस, कि उन्होंने पिछला कार्य जो था, जो हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे ना, कि पिछला कार्य ऐसे किया था, उसका अर्थ है कि आगे भी आई कैन एक्स्ट्रापोलेट दैट एंड से कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जो आप प्रदीप जी कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण और अनुमान, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट इज। कि मैं अनुमान, मैं एस्टिमेशन कर सकूं बेस्ड ऑन पास्ट। अगर उन्होंने ऐसा कोई कार्य उन्होंने पहले करा हो, इससे जैसा कोई कार्य करा हो, तो उससे मैं कह सकती हूँ कि अच्छा वो ऐसा करा था, उसने इस किस्म की स्किल दिखाई थी, इस किस्म का स्मार्टनेस दिखाया था, तो there is a good probability to say कि इनमें ये स्किल्स हैं और वो आगे चल के भी ऐसा करें, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से राजा कर पाते हैं। अब उसको हम आज के इसमें देखें तो हम जो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे थे, आउटसोर्सिंग इज दैट परोक्ष, है ना। हर चीज आपकी कंपनी स्वयं नहीं कर सकती, तो कुछ जो चीजें हैं वो परोक्ष करेंगी, परंतु वो जो लास्ट की 2-3 चीजें हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो पर्सनालिटी टेस्ट तो प्रत्यक्ष ही करनी चाहिए। तो जो भी राजा का काम है वो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान, इन तीनों के बेसिस पर कोई भी निर्णय राजा को लेना चाहिए। और सिर्फ ये मंत्री नियुक्ति नहीं, ये आगे भी कोई भी काम हो, कोई भी काम, इवन जुडिशियल की बात आएगी जब, तो उसमें भी यही है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान, इसी के बेसिस पर आप करोगे। तो ये 3 राजा की वृत्ति है, बेस्ड ऑन दिस 3 ही हैज टू टेक निर्णय। तो वो आगे कहते हैं स्वयं दृष्ट प्रत्यक्ष, विच वी अंडरस्टैंड। परोक्ष दृष्ट, डायरेक्ट किसी और ने देखा है, इनडायरेक्टली देखा है, दैट इज परोक्ष। और कर्मसु कृतेन
अकृतावेक्षणाम अनुमेयम, कर्मसु कृतेन, जो पहले कर्म हुआ है उससे जो काम नहीं हुआ है वो कैसा होगा उसका अनुमान लगाना, वो है अनुमान। ठीक है, तो ये सब करके अयोग्य पादत्तु कर्माणाम अनेकत्वात् अनेकस्थम्वात् देश काल आतत्यो मा भूत इति परोक्षम अमात्यैः कार्ये इति अमात्य कर्म। अच्छा, एक तो वो ये बताते हैं कि राजा की वृत्ति 3 प्रकार की है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थ्रू इन्फरेंस। ठीक है, तो अमात्य का क्या काम है? अमात्य नियुक्त तो एक चीज, वो कहते हैं कि एक साथ बहुत सारे कार्य चलते हैं। एक तो प्रत्यक्ष आप करो ना, तो एक साथ आप बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते, बट बहुत सारे कार्य एक साथ चलते हैं, अलग अलग जगहों पे चलते हैं। तो उन सबका अगर आपको ब्यौरा लेना हो, उस सबको आपको करते रहना हो, इंश्योर करना हो कि आपके राज्य में ये सारे काम अनेकत्वात् अनेकस्थ, बहुत सारे और बहुत सारी जगहों पे चल रहे हैं। देश काल आतिथ्यो, विदाउट पुटिंग इन टू मच रिसोर्स, एंश्योरिंग विदाउट, जो वो टाइमलाइन के अंदर वो सारे काम हो, तो वो कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब राजा वो मिनिस्टर्स के द्वारा कराए, इनडायरेक्टली। इसीलिए अमात्य का जो काम है वो कैसा है? परोक्षम अमात्य ही, द इनडायरेक्ट वर्क इज डन थ्रू मिनिस्टर्स, एंड दैट इज व्हाई आल्सो मिनिस्टर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे लोग आपके मिनिस्टर्स बनने चाहिए जिसमें स्किल हो, ये हो, वो तो चले ठीक है, आपके साथ उनकी बनती हो और आप उन पे विश्वास कर सको, तो वो एक तो वो काम वो करवा पाए, और दूसरा आप उन पे वो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास कर सको। तो जो इनडायरेक्ट काम आपका करना है, राजा जो इनडायरेक्टली काम कराता है, विच इज मैक्सिमम वर्क इन अ राज्य, राइट, दैट इज डन थ्रू अमात्य, दैट इज द रोल ऑफ द अमात्य। व्हाई डू वी नीड मिनिस्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस? So this is what चाणक्य is explaining. फिर ये मिनिस्टर्स का हो गया। फिर अब पुरोहितों की बात आती है। जैसे मिनिस्टर्स के गुण है, वैसे अब वो पुरोहित के गुण बताते हैं। पुरोहित के गुण क्या है? दिस इज ऑन पेज नंबर 34। पुरोहितम उदितो कुलशीलम पंचे वेदे दैवेहि पंगेहि वेदे दैवैहि निमित्ते दंडनीत्यां च अभिविनीतम आपादां देवमानुषीणां अथर्वभिः उपायैः च प्रतिकर्तारं कुर्वीतः। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि एक तो अच्छे कुल की हो, उदितो कुलशीलम, जिनका परिवार, कुल और कैरेक्टर हमेशा अच्छा बढ़ता रहे, ऐसे पुरोहित हो जिनका कैरेक्टर भी बढ़ता रहे, जो वेद जानते हो ऑफ कोर्स, और जो देवई निमित्त, जो ये हो ना कि ये जो ओमेन्स को समझ पाए कि भाई क्या है, अच्छा ऐसा हुआ है तो इसका क्या अर्थ है, ऐसी सिचुएशन में ये सिचुएशन जो है इट सीम्स गॉड ऑर्डेन। गॉड ऑर्डेन का मतलब इट इज नॉट इन योर हैंड्स, इट इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ इट। वो वस्तुओं को समझ सके, जो ओमेन्स को समझ सके कि अच्छा ऐसा हुआ है तो अभी रुक जाओ, ठीक है, इस तरीके से समझ सके, दंड नीति को समझ सके, और आपदाओं में कोई भी कैलामिटी जब आई हो उसमें से राजा को बाहर निकलने के अलग अलग उपाय जिसको मालूम है। उसका अर्थ क्या? तो आप अगर अथर्व वेद में देखोगे ना, तो अथर्व वेद में यह है कि ऐसी स्थिति आए, सपोज कहीं फैमिन आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, उसके लिए आप क्या ये करो, सांप ने काट दिया, उसके लिए आप क्या करो? दीज आर स्मॉलर थिंग्स बट इवन बिगर कैलामिटीज, आई मीन बाढ़ इज अ बिगर कैलामिटी वगैरह। तो उसके लिए ऐसे कैसे उपचार आप करो, ऐसे कैसे प्रतिकार आप करो जिससे आप उस कैलामिटी से निकल पाओ। तो पुरोहितों का वो भी काम होता था, टू बी एबल टू टेल दैट, जो ऑफकोर्स ज्योतिष भी जानते हो, है ना, देवई कह रही हूँ मैं, दैवे मतलब जो फॉर्च्यून पार्ट ऑफ इट, द प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ इट, उसको भी समझ सके। जो आपके शू कहेवाय ने ओलू आपने कहिए ना कि नक्षत्र जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, कि क्या मुहूर्त, जो है मुहूर्त देखकर, वो मुहूर्त देखकर कोई भी परिस्थिति में आपको है कि अच्छा ये मुहूर्त अच्छा, ऐसे करो वैसे करो वगैरह वगैरह। सो पुरोहित डज ऑल ऑफ दैट, या वो सारा काम पुरोहितों का होता है। दंड नीति भी जानते हो,
और ऑफ कोर्स वेद जानते हो, वेद शास्त्र जानते हो, आपके हवन करवा सके, आपका अग्निहोत्र करवा सके, वो सब पुरोहितों के काम है। तम आचार्यम शिष्य पितरम पुत्रो भृत्य स्वामिनीम एव च अनुवर्ते। और ऐसे पुरोहित जो हो, जो इतने अच्छे कुल के हो, जो इतने अच्छे शील स्वभाव के हो, दंडनीति भी जानते हो, ये सारे उपचार भी जानते हो, अग्निहोत्र भी जानते हो, ज्योतिष भी समझते हो, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? वो कहते हैं जैसे एक पुत्र पिता का अनुसरण करता है, एक शिष्य गुरु का जैसे अनुसरण करता है, वैसे ही एक राजा को अपने पुरोहित, अपने जो जो गुरु हैं, उनका अनुवर्तन, उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। जैसे ये वशिष्ठ थे इक्ष्वाकु वंश के, है ना, कि जो राजगुरु जी को हम कहते हैं, जो राजपुरोहित भी कहे जाते हैं। तो उस तरीके से आपको एक पुत्र जैसे पिता का अनुसरण करता है, वैसे एक राजा को अपने पुरोहित का भी अनुसरण करते रहना चाहिए। बेसिकली वो कहते हैं, तो इस तरीके से पुरोहित से सुरक्षित अच्छे मंत्रियों से घिरे हुए राजा जो होते हैं, वो कभी भी हारते नहीं हैं और हमेशा अजीत रहते हैं। और जो शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र निहित कार्य करते हैं, शस्त्र में भी जो समझदार हैं, तेज हैं, वो उनकी कभी हार नहीं होती। दिस इज वेयर वी एंड। दिस इज द 9th प्रकरण। अच्छा, देन वी गो ऑन टू से कि जो टेस्टिंग की बात होती है, कि आपने इनको नियुक्त तो कर दिया, इनके ओवरऑल गुण तो आप जान गए, ठीक है, परंतु इनमें लालच कितनी है, कैसी परिस्थिति में, ओवरऑल तो ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कैलामिटी ना आए, जब तक कोई ऐसी परिस्थिति ना खड़ी हो कि आपका कैरेक्टर को कोई डिसीजन लेना पड़े जिसमें इट इज योर पर्सनल गेन बेनिफिट नुकसान वर्सेस राज्यस गेन बेनिफिट नुकसान वर्सेस राजास गेन बेनिफिट नुकसान, जब तक ये प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट ना आया हो, तब तक तो एवरीथिंग इज यूजुअली फाइन। पर जब ये माय बेनिफिट वर्सेस राजास बेनिफिट और माय नुकसान वर्सेस राजास बेनिफिट की जहां बात आती है, ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, आभाजी यूज द परफेक्ट वर्ड, ऐसे जो धर्म संकट की बात जहां आती है, उस परिस्थिति में कैसे करो? तो चाणक्य नहीं कह रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ अर्थशास्त्र वेयर इट इज कि आप वैसी परिस्थितियां खड़ी करो जिससे आप वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर समझ पाओ, वो मेंटल स्ट्रेंथ, व्यक्तित्व का स्ट्रेंथ, सूची जो है वो चेक कर पाओ। उसके लिए अलग अलग किस्म के टेस्ट है, ठीक है। तो वो 4 टेस्ट की बात अर्थशास्त्र में की गई है, ठीक है। वो 4 टेस्ट कौन से हैं? एक तो वो कहते हैं धर्म उपधा। मैं ये पूरा पढ़ नहीं रही हूँ बिकॉज वो पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ वो क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो धर्म उपधा, उपधा मतलब टेस्ट, ट्रायल, ठीक है। धर्म उपधा में वो क्या कह रहे हैं कि एक राजा जो है वो अपने पुरोहित को ऐसा कोई कार्य दे जो धर्म के विरुद्ध हो, धर्म शास्त्र के विरुद्ध हो, ठीक है, कि जो कहा जो वर्जित है कि भाई ऐसी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, या ऐसे लोगों के घर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात हो, तो वो कहेंगे नहीं, वो पुरोहित को कहेंगे आपको करना है। फिर जब पुरोहित उससे करने से मना कर देंगे, या ऐसा कोई मतलब उनको पसंद नहीं है ऐसा दिखाएंगे, तो राजा उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग हुई है। फिर ऐसे जो पुरोहित हो, सब लोग जानते हैं कि ऐसे पुरोहित है जिनको राजा ने निकाला है, वो अपने स्पाइस के द्वारा, जो क्षत्रिय है, जो स्पाइस है, उनके द्वारा क्या करेंगे, अलग अलग ये जो मिनिस्टर्स हैं उनको अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करके क्या करेंगे, उनको बोलेंगे ये राजा तो है ना, ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये तो अधर्म ही हो गया एकदम, ऐसे राजा को तो निकाल फेंकना आवश्यक है, और राजा के ही परिवार से कोई और अच्छा मनुष्य जो हो, जो धर्म के विरुद्ध ना हो, ऐसे ऐसे सैक्रिलेज ना करवाए, ऐसे को हम रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम नियुक्त कर देते हैं। फिर जो मिनिस्टर, जो अमात्य, इसमें शब्द है प्रत्याखाने शुचि ही, ऐसा वो शब्द है। प्रत्याखान मतलब रिजेक्ट। तो जो मिनिस्टर इस बात को रिजेक्ट कर दे और कहे कि नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता,
मैं तो राजा के साथ खड़ा हूँ। तो मतलब ये प्रपोजिशन को जो रिजेक्ट कर दे, प्रत्याखाने, इन रिजेक्शन शुचि ही, यू से कि हाँ ये बंदा जो है ये ऑनेस्ट है, ये मिनिस्टर जो है ये ऑनेस्ट है। इस स्थिति में भी वो राजा के विपरीत नहीं गया, तो ये राजा के विपरीत नहीं जाएगा। इस तरीके से उसका मन विक्षिप्त विचलित नहीं कर सकते हम। ऐसी कोई धर्म की बात, अरे ये तो वर्जित है, ये कैसे कर दिया, ये तो अधर्मी हो गया, है ना, तो वो ऐसी बातों में आता नहीं है। He is very open-minded about some of these things. He understands the intricacies of these things. He understands the intricacies of dharma. इसलिए and he is honest. तो ये राजा के विरुद्ध नहीं गया। ये एक किस्म की टेस्ट है जिसको कहते हैं धर्म उपधा। फिर दूसरी टेस्ट में क्या करते हैं वो, कि एक सेनापति है, ठीक है, सेनापति को किसी ना किसी कारण से वो निष्कासित कर देते हैं। ऐसा कोई कार्य कराते हैं और फिर उसको निष्कासित कर देते हैं कि भाई वो सेनापति ने राजा की बात नहीं मानी तो वो निष्कासित कर दिया। अब ये सेनापति क्या करते हैं, ये सेनापति का काम ये है कि वो अपने स्पाइस के द्वारा अर्थ लाभ, जो और मिनिस्टर्स हैं उनको अप्रोच करे और बोले कि अरे आप हमारे साथ हो जाओ, आपको इतना मटेरियल गेन होगा, हम राजा को कटा देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो तो अच्छा राजा है नहीं, उसे कुछ समझ है नहीं, तो अगर आप मेरे साथ आ जाओ तो हम आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना वेल्थ मिलेगा, जो भी आपको मिल जाएगा, और सारे बाकी मंत्री भी तैयार है तो आप हमारे साथ आ जाओ। तो इसमें भी क्या, प्रत्याखाने शुचि ही, जो मिनिस्टर कहेगा कि नहीं मुझे तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है, मैं राजा के साथ दगा नहीं कर सकता, इन रिजेक्शन यू टेस्ट ऑनेस्टी। तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो यू नो कि नहीं, ये अर्थ से इसको ललचाया नहीं जा सकता। ये मिनिस्टर जो है ये पैसों से तो साम दान दंड भेद की बात करते हैं ना, कि दाम देने से इसको खरीदा नहीं जा सकता, ये बिकाऊ नहीं है, ये आपने पता कर लिया, ठीक है। फिर तीसरा है काम उपधा। तो जो पहला था धर्म उपधा, सेकंड इज अर्थ उपधा कि पैसा वाला, तीसरा है काम उपधा। तो ये इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें कोई भी जो ऐसी स्त्री है जो सन्यासी स्त्री है, बूढ़ी सन्यासी स्त्री है, जो जिसने सन्यास ले ला हो, साध्वी जैसी जो स्त्री है जो रेगुलरली रानीवास में आती जाती हो, ठीक है, तो यू विल एम्प्लॉय हर। और ये जो रेगुलरली आती जाती हो, जो सबको पता हो कि हाँ ये तो जो महारानी है उनके बहुत क्लोज है, तो ये ऐसे मिनिस्टर को अप्रोच करेंगी और उनको उनके कान में ये बात डालेंगी कि ये जो रानी है वो आपको चाहती है, तो रानी आपको चाहती है, रानी ने आपको बुलाया है, और अगर आपने रानी की बात नहीं मानी तो आपके साथ तो कुछ बुरा होगा, ठीक है, तो आपको रानी की बात तो माननी चाहिए, बिकॉज शी रियली डिजायर्स यू। और इस बात को प्रत्याखाने शुचि ही, जो इस बात को रिजेक्ट करे कि नहीं रानी हो या कुछ भी हो, ये बात गलत है, मैं नहीं आऊंगा, मैं राजा के साथ ऐसा द्रोह नहीं कर सकता, तो यू नो कि ये काम, मतलब महारानी जैसी महारानी आप कह रही है कि कम टू मी, और आपने मना कर दिया, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। तो आप काम आसक्त नहीं हो, आप काम लोलुप नहीं हो, लस्टफुल नहीं हो, ठीक है, एटलीस्ट वो आपको विचलित नहीं करेगा, तो आपकी काम उपधा, काम के टेस्ट में आप पार होगे, ठीक है। अच्छा, चौथा जो है वो है भय उपधा। भय उपधा में क्या है कि एक जो सेनापति या एक मंत्री जो राजा के साइड है, वो बाकी मंत्रियों को ले जाएगा किसी विहार पर, किसी पार्ट, कुछ भी, दे गेट टुगेदर इन अ गैदरिंग। अब ऐसा सेटिंग करेंगे कि राजा को लगेगा, राजा ऐसा दिखावा करेगा कि नहीं आप सब तो मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ठीक है, और क्योंकि आप लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे तो वो सबको जेल में डाल देगा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, ठीक है। पर अब वो डर तो है ना कि राजा हमको देशद्रोही समझ रहा है, और अगर राजा को हमसे डर है तो हमें कुछ भी कर सकता है, तो देयर इज दिस थिंग ऑन योर माइंड। अच्छा, फिर वो जो प्रिजन में उन मंत्रियों को डाला होगा, वो कुछ सेट ऑफ मंत्री को, वहां पे एक दूसरा शिष्य होगा जो कपाटिक, वील कम टू इट नेक्स्ट टाइम। एक किस्म के स्पाई होते हैं जिसको कपाटिक या कापटिक कहा जाता है। These are students who are on the rolls of the Raja, very smart students on the rolls of the Raja, जो उनके लिए स्पाइंग भी करते हैं, तो इसको भी जेल में डाला होता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने चाणक्य देखा हो ना, तो ये अलग अलग किस्म के स्पाइज होते हैं, जो ऐसे कोई लंगड़ा बन के जहाँ बैठा हो, फिर आप वो जेल में उसे पकड़ ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसे जेल हो जाए, फिर वो जेल में होएगा और वहां वो जाके मैसेज पास करेगा, इस तरीके से। तो ये जो शिष्य जो स्पाई है वो जेल में है,
और वो कहता है हाँ राजा ने तो मेरे साथ भी ऐसा किया है, वो तो बहुत ही क्रूअल है, हमेशा ऐसे ही करता है, ऐसे डर के रहने के बजाय हम उसी को उखाड़ फेंकते हैं, बाकी मंत्री भी साथ है तो हम राजा को उछाड़ फेंकते हैं, ठीक है। और इस परिस्थिति में जो ना आए और कहे नहीं हमको राजा पर विश्वास है, और प्रत्याखाने शुचि, इस बात को जो रिजेक्ट करते हैं वो अपनी भय उपधा, टेस्ट ऑफ फियर, उसमें पास हो गए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जो पंडित हैं वो कहते हैं इस तरीके से आप अपने मंत्रियों का टेस्ट करो और उनको नियुक्ति करो। तो जैसे पहले सिचुएशन में जो धर्म उपधा में पास हो गए हो, वो पुरोहित वाली जो बात कही थी, उनको आप किस में लगाओ, उनको आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में लगाओ, बिकॉज दे आर वेरी ओपन माइंडेड। वो ऐसे किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाकर अटक नहीं जाते उस पर, दे आर वेरी ओपन माइंडेड टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ एक्चुअल धर्म। तो ऐसे लोगों को आप कंटक शोधन, क्रिमिनल, बेसिकली जस्टिस सिस्टम में आप उन लोगों को डालो, ठीक है, जहां पर आपको पता करना हो कि ये एक्चुअली सही है कि गलत है। कोई मनुष्य जो आए, जिस पर जो कन्विक्ट है, क्या एक्चुअली उसने कुछ गलत किया है या सही किया है, क्या वो पनिशेबल है नहीं पनिशेबल है, इस कार्य के लिए आप ऐसे लोगों को लगाओ। जो अर्थ वेरी क्लियर, जो पैसे की लालच में नहीं आते, उनको आप किस में लगाओ, ट्रेजरी, टैक्स कलेक्शन, कलेक्टर, स्टोर, ये सब जो आपका है, जहाँ पे पैसों का लेन देन, वस्तु का लेन देन हो, क्योंकि आप जानते हो ना कि वो ब्राइब से तो नहीं मानेंगे, दे कैन नॉट बी ब्राइब। अर्थ लाभ, अर्थ लालसा उनको नहीं है, ठीक है। जो काम लोलुप जो नहीं है, जो रानी के कहने पर भी नहीं आए, जो काम लोलुप नहीं है, उनको आप कैसे काम में लगाओ, जो रिक्रिएशन है, क्योंकि ये हम आगे देखेंगे। चाणक्य स्टेट you also had Madira shops, you also had these क्रीड़ा ग्रह, you also had गणिका, ये सारा था आपका, क्योंकि वो समझते हैं कि सभी लोग जो है ना वो सात्विक तत्व वाले रेंज में नहीं होते। मोस्ट ऑफ अस फॉल इन द रजस तमस रेंज। इसके लिए हमारी काम तृप्ति, इच्छा तृप्ति, ये होना भी आवश्यक है। We all need joy, we all need some kind of happiness, we all need pleasure, that is important, and it comes through some of these things. That understanding of human psychology was there, ठीक है। इसलिए रिक्रिएशन, इस तरीके जो क्रीड़ा विहार की जो व्यवस्था है, एंटरटेनमेंट की जो व्यवस्था है, एंड वैसे देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इज नेवर लुक डाउन इवन इन आर्ट्स, ठीक है। जैसे हम इवन गीता में आता है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्मसु चेष्टस्य, युक्त स्वप्नावलोक, युक्त स्वप्नावलोकस्य, बेसिकली युक्त आहार विहार, उसमें भी आहार विहार दोनों की बात आती है, खाना और एंटरटेनमेंट। फिर क्या कहा था मैंने, युक्त कर्मस्तु चेष्टस्य, बैलेंस्ड वर्क, बैलेंस्ड एंटरटेनमेंट, बैलेंस्ड खाना, बैलेंस्ड वर्क, बैलेंस्ड स्लीपिंग एंड वेकिंग अप, एवरीथिंग व्हेन इट इज इन युक्त, तब क्या होता है, योगो भवति दुःखः, योग, दैट इज व्हेन यू आर युक्त, तभी आपके सारे दुख जा सकते हैं, व्हेन एवरीथिंग इज इन अ बैलेंस, वेयर एवरीथिंग इज, अति किसी भी बात की नहीं। तो देयर आल्सो ही टॉक्स अबाउट आहार एंड विहार बोथ, सो रिक्रिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट डी स्ट्रेसिंग रिक्रिएशन जो भी आपको। तो ऐसे लोग जो है, जो काम लोलूप नहीं है, उनको आप ऐसे कामों में लगाओ कि उनका ध्यान रखो, क्रीड़ा ग्रहों का ध्यान रखो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि दे देमसेल्व्स विल स्टार्ट इंडल्जिंग। तो ये इंडल्जेंस वाले लोग नहीं है, तो यू पुट देम इनटू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, जहां पर वो रिक्रिएशन जो भी है, मदिरा, ये वो, गणिका रिलेटेड चीजें, एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें, उन सब में आप इनको लगाओ, ठीक है। दैट इज द पार्ट फॉर काम उपधा जो पास हो गए। और जो भय उपधा पास हो गए, जिनको भय नहीं हो, जो भय की परिस्थिति में भी राजा के भक्त, दृढ़ भक्ति जिन्होंने दिखाई हो, डिवोशन दिखाया हो, लॉयल्टी दिखाया हो, उन लोगों को कैसे काम में लगाओ, वैसे सारे काम जो राजा के आसपास हो, आसन, प्रॉक्सिमिटी टू द किंग, ऐसे कामों में इन लोगों को लगाना चाहिए, ठीक है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थशास्त्र, जनरल पंडित्स ऑफ अर्थशास्त्र, which Chanakya agrees with. But there is one thing he does not agree with. And again, here comes the brilliance of Chanakya. But before I go there, any thoughts on this? आज हम वो कंप्लीट करेंगे, मेरे ख्याल से 10 मिनट और लगेगा, पर उसके पहले कोई और अभी तक जो बात हुई उस विषय में किसी को कुछ कहना है?
हाँ just one thing जी आप कि कोई और कुछ बोल रहा था क्या, मैंने बीच में बोला? नहीं आप बोलिए। Yeah, okay. So it's very interesting कि हमारे जितने भी scriptures है all kind of say the same thing in different ways. जैसे युक्ताहार विहारस्य, और इंसान की प्रकृतियों के हिसाब से उसको जो जो चाहिए, मतलब कहते हैं ना कि जिस पेट नहीं भरा होगा तो पूजा नहीं होगी टाइप्स. So one has to be in a good space गुजराती to में perform well. भूखा पेटे भजन न थाए। भजन न था, हाँ, इट्स सेम मतलब. एंड ऑल्सो इट्स नॉट कि 7 कमांडमेंट्स है और ये एक बुक है और ये जो कहता है यही सही है. देयर आर वेरी मेनी वेज, वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट द ट्रूथ इज वन. वो फैक्ट वो बहुत अच्छा लगता है, यू नो, इट काइंड ऑफ, जो भी पढ़ो आप हिलते नहीं हो, आपका जो यू नो अंडरस्टैंडिंग है वो और फर्म होता जाता है. दैट्स व्हाट आई थिंक इज सनातन मीन्स एक्चुअली. किसी भी काल में, किसी भी शास्त्र में जो लिखा है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द वन ट्रूथ, which is interesting to note. It's a beautiful, it's a great observation, Apaji, and that is so true. और हम देखेंगे कि वही तंतु जो अर्थशास्त्र का है, वही हम रामायण में भी देखते हैं, वही हम महाभारत में भी देखते हैं, वही हम पुराणों में भी देखते हैं. गीता तो ऑफ कोर्स उसी से आता है. तो उपनिषदों में भी वही तंतु है. The underlying theme of all this is basically going back to the Chaturvida Purushartha. It is such a comprehensive framework that we have. अभी जी जिस वक्त लोग कहते हैं एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, दिस इज व्हाट दे मीन. ये नहीं कि अल्लाह एक है और दैट इज नॉट व्हाट इज. वो उसका डिस्टॉर्शन है, सीरियस एंड क्रिमिनल डिस्टॉर्शन. अब पढ़ेंगे तो समझ आता है हम लोग, नहीं वो पुराना हो गया, कुछ पुराना नहीं हुआ है. उसको हम लोग ने अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट कर लिया है. क्योंकि आजकल जो भी सिचुएशन चल रही है, आई एम गोइंग बैक टू माय ओल्ड हिस्ट्री बुक्स व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर आईएएस. उसमें अरे ये तो ऐसा था, अब समझ में आता है कनेक्ट द डॉट. इंटरनेट ने वैसे तो कमाल कर दिया उस मामले में तो. नहीं, कल हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज एथिकल. हमने कहा एथिकल कैसे हुआ, उसने ऐसे जबरदस्ती थोड़ी किया. नहीं, वो बड़ा कंट्री है, छोटे पर क्यों इन्वेड किया. ये कहाँ पर लिखा है, कहाँ का एथिक्स क्या कि बड़ा कंट्री अपनी सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता. ये तो बहुत लंबा चलेगा पूनम जी, बट हम बता रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये जो यूक्रेन का हुआ है, this did not precipitate, it precipitated now. ये जो बात है ना, ये आएगी और 8 years. कैसे शत्रु, हमारा शत्रु कैसा और हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, इस शत्रु के साथ कैसा करना चाहिए, कि हम आगे पढ़ेंगे तब आप ही याद करवाएंगे. नहीं, उसमें हम अपनी बात नहीं कर रहे कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा, अमेरिका के क्या रहा. But when we start looking at it, I was looking at the 500, अमेरिका की हिस्ट्री 500 साल पुरानी है. तो वहां से जब ये बोलते हैं इन्होंने कश्मीर, क्योंकि कल आई एम गोइंग टू वॉच कश्मीर फाइल्स टुमारो, तो कश्मीर फाइल्स पे, एंड कश्मीर इज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज आई माय मदर बिलोंग्स देयर. तो बोले उसके ऊपर क्यों नहीं बोला. हमने कहा इनकी हिस्ट्री देखो, ये क्यों बोलेंगे, ये तो खुद उसके कमिट करके फिर वहां पहुंचे हैं. They have a history of doing exactly what has been done. So how will they, जो काम हमने खुद किया हुआ है, हम उसको अपोज नहीं कर सकते. आप कुछ कह रहे हैं. Survives on warfare, thrives on warfare. तो बहुत सारी चीजें होती है. It's a very complex issue. हाँ, पूरा एकदम सही बात है. आई थिंक ये एकदम अलग टॉपिक पे हम चले जाएंगे, बट वी विल टॉक अबाउट अलग है. लेकिन जब चाणक्य भी बात करते हैं तो इन चीजों पर बात करते हैं. नहीं, ये चाणक्य में ये आएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे ये पक्का. आजकल हम वापस से चाणक्य सीरियल भी देख रहे हैं और प्रिंस भी पढ़ रहे हैं, मैकियावेली का प्रिंस. आई जस्ट वांट टू गो बैक टू इट एंड सी इनमें दोनों में क्या सिमिलरिटी है, बिकॉज़ चाणक्य केम बिफोर मैकियावेली. अनडाउटेडली मैकियावेली तो बहुत रीसेंट है. हाँ, क्योंकि वो हमने अपने इंग्लिश एमए में पढ़ा था. अच्छा. तो आई वांट टू गो बैक एंड रीविजिट इट इन कॉन्टेक्स्ट. उस टाइम तो जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे, तब चाणक्य वाने के नहीं पता था. अब समझ में आती है, पर अब ऐसा लगता है टाइम बहुत कम रह गया है. राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे. आई सॉ आपका हाथ ऊपर था. जी मैम,
जी मुझे जो चौथा पॉइंट था भय वाला, उसके बारे में पूछना था कि बाकी पॉइंट से तो मैं मतलब एग्री करता हूँ, बट जो भय वाला पॉइंट है कि अगर कोई मान लीजिए मंत्री है, उसने राजा के ऊपर उसका ट्रस्ट रहा है हमेशा से, बट उसको अगर राजा ऐसे करके जेल में डाल देता है उसकी टेस्ट लेने के लिए, बट उसको तो नहीं पता, तो उसको ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य खतरे में, मतलब इस टाइप का राजा अगर है अपने ट्रस्टवर्दी उसको जेल में डाल दे रहा है। तो बहुत सुंदर राहुल, एक्सीलेंट। इसलिए ये जो 4 टेस्ट बताए ना, उसे कौटिल्य सम्मति नहीं रखते। वो कहते हैं टेस्ट तो करना चाहिए, परंतु वो टेस्ट में कभी राजा को स्वयं या अपने परिवार, बेसिकली अपने पत्नी को बीच में नहीं लाना चाहिए, ये वो कहते हैं। क्योंकि आप देखो वो काम उपदा में भी रानी की बात है, ठीक है। और क्यों नहीं लाना चाहिए? एग्जैक्टली राहुल, आपने जो कहा कि पहले तो वो जो मंत्री है उसके मन में ऐसी कोई बात थी नहीं, भाई की बात, वो तो अच्छे मन में था, है ना, उसकी बुद्धि सही चल रही थी। ये तो केवल टेस्ट करने के लिए था। पर कई बार अगर राजा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर ले, रानी को इन्वॉल्व कर ले, तो ये पॉसिबल है कि जिसकी बुद्धि वैसे भ्रष्ट नहीं हुई थी, वो एक्चुअली इसके इम्पैक्ट के कारण भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि इट्स अ बिग शॉक ना, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता हो जो आपने किया नहीं हो, तो हो सकता है आपकी बुद्धि इसमें भ्रष्ट हो जाए। और वो एग्जाम्पल जैसे किस तरीके से, जैसे विषेण अंभः, जैसे अगर आप जो पानी है उसमें विष डाल दो, ठीक है, तो वो विष वो पानी में हमेशा रहेगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते फिर। और वैसी परिस्थिति जब आएगी, तब ऐसे मनुष्य जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो अवश्य ही राजा के विरुद्ध में जाएंगे और राजा का नुकसान करेंगे, क्योंकि वो शौक बहुत ज्यादा हो गया ना उनको, जो बुद्धि भ्रष्ट होने का शौक है। इट कुड बी जैसे किसी को कहा कि अरे रानी आपको पसंद करती है, ठीक है, तो वो तो केवल टेस्ट था, पर अगर इसके मन में रह गया कि हाँ रानी मुझे पसंद करती है, तो आप सोचो क्या होगा। उसे पता थोड़ी ना है कि मेरा टेस्ट लिया गया था, वो तो इनडायरेक्टली हुआ है, पर उसके मन में अगर ये बात बैठ गई, तब क्या होगा? ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, पॉसिबल है ना, अगर वो बाद में वो काम लोलुपता आ जाए तो। मे बी जो, या जो जिनमें वो काम लोलुपता है, जो फेल हो गए, उनको भी एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या होगा। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जो सारा ये टेस्ट हो जाए उसको तो आप ऐसे ऐसे डालो, बट ऐसे लोग भी होंगे जो शायद ये टेस्ट ना क्लियर कर पाए हो, जिन्होंने who might have given into some kind of लालसा, तो वो कहते हैं उन लोगों को भी आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट टेस्ट था, है ना। तो उनको आप कहीं तो दूर दूर भेज दो, किसी एलिफेंट फॉरेस्ट में, क्या आप वन के काम में, माइन के काम में, वहां उनको भेज दो। क्योंकि पहले उनमें गुण नहीं है ऐसा तो है ही, है ना, उनमें गुण तो थे ही जो आपने पहले के टेस्ट किए थे। ये तो कुछ कुछ आपने सामने से उनको कुछ टेम्पटेशन दिया है, और वो टेम्पटेशन के वो या तो दे डिड नॉट गिव इन टू टेम्पटेशन और दे गिव इन टू टेम्पटेशन। बट इन ईदर केस अगर वो मन में बात रह गई, तो वो जैसे पानी में विष डालते हैं वैसी वो परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं टेस्ट करना आवश्यक है, परंतु राजा को अपने आप को और अपने परिवार को बीच में डालकर ये टेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये टेस्ट कैसे करनी चाहिए? वो कहते हैं थ्रू स्पाइस। या तो आप किसी और से करो, है ना, या जैसे प्रदीप कह रहे हैं केस स्टडीज से करो, या थ्रू स्पाइस। स्पाइस के द्वारा ऐसी कोई परिस्थिति आप क्रिएट करो, पर आप उसमें मुद्दा मत बनो। आप अगर राजा हो और आपकी रानी हो, आपका परिवार हो, उसको आप मुद्दा मत बनाओ। आपको ब्राइबरी के लिए आप और तरीके से भी पता कर सकते हैं, काम लोलुप है कि नहीं ये भी आप और तरीके से पता कर सकते हैं। आपको रानी को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। भय के लिए भी आप और किसी तरीके से भी पता कर सकते हो। हर चीज में राजा को मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? योर एफिकेसी, क्योंकि राजा अगर नहीं है तो राजा की तरफ की दृढ़ भक्ति आपको इतनी समझ में नहीं आएगी। बट इवन देन द प्रपोजिशन इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस, जहां आप राजा और रानी को मुद्दा बनाते हो। तो चाणक्य से मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि राजा और रानी इसमें बने। और ये कहां पर है? वी शुड नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, राइट? तो दिस इज पेज नंबर 38, जिसमें चाणक्य कहते हैं श्लोक नंबर 27, न तु एव कुर्यात्
आत्मनम देवीम वा लक्ष्मीवर, देवी मतलब रानी और लक्ष्मीवर मतलब वो राजा स्वयं, शौच हेतोः अमात्यान अमात्यान अमात्यानाम एतत् न तो कुर्याद आत्मनाम देवी व लक्ष्मीश्वर, कि खुद को बीच में लाकर शौच हेतु अमात्यों के अमात्य के शौच के हेतु राजा और रानी को बीच में ना लाओ। एतत् कौटिल्य दर्शनम, कौटिल्य का ये मानना है कि उनको ना बीच में लाए। क्यों ना बीच में लाए? तो वो कहते हैं न दूषणम अदुष्टस्य विषेण एव अंभ संचरेत। उसकी बुद्धि पहले दुष्ट हुई नहीं थी, आपने वो टेम्पटेशन देकर उसकी बुद्धि को दुष्ट कर दिया है। नाउ इट्स पॉसिबल कि जैसे पानी में अंभ इस पानी में जैसे विष डाल दो तो उससे कभी अलग ना हो सके, वैसे पॉसिबल है कदाचित, वो कहते हैं कदाचित भी प्रदुष्टस्य न अधिगम्येत भेषजम। इस तरीके से अशुद्ध बुद्धि अगर हो गई हो, कदाचित पॉसिबल है ना हो, पर अगर हो जाए तो क्या होगा, उसकी कोई दवा नहीं है, वो राजा को नीचे गिराकर मानेगा। उस पर फिर आप कोई दवा से उसकी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए आप ऐसा मत करो। तो वो कहते हैं कृता च कलुषा बुद्धि रूप बुद्धि ही उपधा भी चतुर्विधा नागत्वांत निवर्तेत स्थिता सत्वताम धृतौ। वो कहते हैं इसीलिए आप खुद को और इसको बीच में लाके ऐसी टेस्ट ना करो जिससे किसी की बुद्धि दूषित हो जाए और राजा के विरुद्ध हो जाए। That doesn't help anybody. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तस्मात् बाह्यम अधिष्ठानम कृत्वा कार्ये चतुर्विधे शौचा अशौचम अमात्यानाम राजा मार्गेत सत्री भी, सत्री मतलब स्पाइस। तो आप शौच और अशौच ये पता तो आपको लगाना है कि उसमें ऑनेस्टी है नहीं है, कैरेक्टर कैसा है, काम लोलुप है, अर्थ लोलुप है, ये है धर्म लोलुप है, क्या है आपको ये पता तो होना चाहिए। पर आप ये अपने को बीच में डाल के मत करो, आप टेस्ट करो, खुद को बीच में मत लाओ, और अधिक से और किससे, सत्रियों से स्पाइस से पता करो कि वो कैसे है। ठीक है, तो इधर वी फिनिश द 10th चैप्टर। अभी क्योंकि यहाँ स्पाइस की बात आई है, वी फिनिश 1 चैप्टर विद मिनिस्टर्स एंड पुरोहित, तो भी अच्छा मिनिस्टर्स की कैसे नियुक्ति करो। अब यहाँ स्पाइस की बात आई है कि स्पाइस के द्वारा इनका पता करो। तो अभी पूरा इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज ऑल ऑन स्पाइस, दैट किस किस प्रकार के स्पाइस होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, कैसे कैसे उन्होंने काम करना चाहिए, किस किस लोगों पर नजर रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स आर नाउ ऑन स्पाइस, जो हम अगली बार देखेंगे। ठीक है, तो राहुल आपके प्रश्न, आपने सही, एकदम सही प्रश्न पूछा और आई होप आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। जी मैम। अच्छा, so before we close, anything else, last words from anyone? किसी को कुछ कहना है? Does this make sense? मैं हर बार पढ़ती हूँ and I'm just bored over कि भाई साहब चाणक्य ने कितना सोचा है, how clear he is, how objective and pragmatic he is। हम उनको कुटिल समझते हैं, कुटिल और कौटिल्य एक शब्द हो गया और कुटिल को एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया है, but as you see right, ऐसा नहीं है। He is very very pragmatic। मतलब यहाँ evil नहीं है, कुटिल का मतलब है he is जी not like a fox and a jackal both। exactly। और उसके लिए ये दोनों जरूरी भी है to be in governance। और उस दिन हम किसी का ऐसे इंटरव्यू सुन रहे थे, somebody was saying कि ये योगी आदित्यनाथ तो योगी है, क्या कर सकता है, किसी ने इंटरव्यू किया, कहते उसने योगी ने पलट के बोल दिया तो जो आप तो मार देते हैं, कहते तो क्या करूं, उनकी आरती उतारूं क्या, तो कहते वो बंदा भूल गया कि ये योगी नहीं है, इसकी तो ठग लाइफ वाला बंदा है। I don't know why people associate योग with total this thing। जो योगी भी है, सन्यासी भी है, वो भी इस समाज से तो फिर भी जुड़े हुए हैं ना, आसपास उनका ये ज्यादा धर्म बनता है कि आसपास अगर तकलीफ हो रही है तो वो करें। हम लोग क्या सन्यासियों में कभी भी ये नहीं था कि वो टोटल डिस्कनेक्ट रखें। Remember Dadhiji was a sannyasi and he gave his bones for the war। तो खुद भी आ जाते थे भगवा पहने तलवार उठा के, वही तो सिखाते थे, वो लोग ही सिखाते थे। सबसे ज्यादा जो
शिक्षण देते थे शस्त्र वगैरह का भी, वो भी भगवाधारी तपस्वी थे, वही रिसर्च करके निकाला करते थे सब शास्त्र। Absolutely. तो उनको कैसे हम निकाल देंगे? वी आर जस्ट डूइंग व्हाट वी वर सपोज्ड टू बी डूइंग। अगर तुम्हें नहीं समझे तो हम क्या करें? जी और पूनम हम जी, लोग एकदम सबको सही। यही आपने करना जो कहा पड़ेगा। दैट इज इसको अंडरलाइन करना चाहिए, जो करना चाहिए वो करते थे। जो धर्म की जरूरत रक्षा के लिए जो उसको आप करना चाहिए डेलीगेट वो करते रहो। You know, राजा भी तो यही करता है। He comes and steps in only when it's absolutely needed. जी। Otherwise, you have to delegate. खुद करते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते फिर। अब जैसे आजकल होता है, हम कई बार बोलते हैं मोदी ने क्या किया, हमने कहा तो मोदी क्या आके तुमको रात को खाना खिला के, मुंह धुला के, लोरी खिला के सुनाए क्या? प्लीज कुछ खुद भी करो। बट दैट हैज ऑलवेज बीन देयर, ऑलवेज। और अब हमें समझ आता है, हम लोग जब सेकंड थर्ड में पढ़ते थे छोटी छोटी हिस्ट्री की किताबों में, ये बहुत अच्छा राजा, एवरी अच्छा राजा उसने क्या किया, उसने सड़कें बनवाई, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए। बाद में हमने देखा कि जब उनके यहाँ अकाल पड़ता था, लोगों के पास काम नहीं होता था, इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्री फूड जैसे कोविड में दिया गया, वो लोग काम करवाते थे कि उनकी डिग्निटी भी बनी रहे और आपका काम भी हो। एंड देयर इज अ सेइंग कि the time to spend is during depression, the time to save is when your economy is high, क्योंकि तब आप अपने उसमें से निकाल के अपनी जनता को एटलीस्ट मरने से